हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे कि कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं किसको लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफ्रेंशिएट करने में, जिसमें ग्रोथ था, जो ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी होता है। क्योंकि कैसे कैसे होता है नॉन लिविंग के अंदर, जब उसमें मास का एडिशन हो जाता है वैसे ही। तो और एक्सेप्शंस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सैंड मोल्ड्स के अंदर भी अपन ने देखा था, उसमें भी ग्रोथ हो रही थी, इसलिए। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। Reproduction likewise is a characteristics of living organisms. Living organisms का ही characteristic है क्या? Reproduction. In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप जानते हैं उसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपनी सेम कॉपी बनाते हैं जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसे ही फीचर्स मोर और लेस मीन्स 50% सेम होते हैं। किसमें? प्रोजेनी के अंदर, मीन्स जो न्यू सेल बनती है उसके अंदर। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, लेकिन ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली ही नहीं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. In planaria, flatworms, we observe true regeneration, that is, a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. फंजाई के अंदर क्या होता है, फंजाई मल्टीप्लाई होती है और स्प्रेड हो जाती है बड़ी इजीली। अपन ने देखा है ब्रेड मोल्ड के अंदर, ब्रेड के अंदर जो मोल्ड लगती है वो एक तरीके की फंजाई है। पहले एक छोटे से पार्ट पे लगेगी और पूरी स्प्रेड हो जाएगी। तो वहाँ पर कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल। कैसे? स्पोर्स के थ्रू, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू वो मिलियंस नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में की बात करें तो इसकी यीस्ट एंड हाइड्रा, उसमें अपन बर्डिंग देखते हैं। पहले एक पार्ट है उसका, उसमें से बर्ड रिलीज होती है और वो बर्ड थोड़ी ग्रोथ करके और फिर बॉडी पार्ट से डिटैच हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? बर्डिंग कहलाता है। इन प्लेनेरिया, अब बर्डिंग एक बार मैं आपको बताती हूँ। बर्डिंग के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका? हाइड्रा का। यहाँ से एक बर्ड निकली, यहाँ से एक बर्ड निकली, यहाँ से एक बर्ड निकली। यहाँ जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी वैसे ही ग्रोथ होकर ये जो हाइड्रा का बॉडी है वो और ग्रोथ हुई और ये डिटैच होके पूरी न्यू सेल बना लेता है और सेम प्रोजेनी की तरह, मीन्स सेम पेरेंट की तरह वो भी सिमिलर दिखने लगता है। अगर बात की जाए फंजाई की, फंजाई क्या है? फिलामेंटस, सॉरी, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? फ्लैटवर्म। वी ऑब्जर्व, हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। क्यों ट्रू रीजनरेशन कहा गया उसे? क्यों? क्योंकि बॉडी का अगर कोई सा भी पार्ट ब्रेक होके पूरा होल ऑर्गेनिज्म अगर वो फॉर्म कर लेता है तो वो क्या हो रहा है, उसका ट्रू रीजनरेशन हो रहा है, डिफ्यूज ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। तो फिर आ जाएगा और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. और fungi जो होती है या फिर filamentous algae देख लो, filamentous algae कौन सी? जिसमें filaments होते हैं। protonema, mosses, ये अपन आगे पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। इनमें भी क्या होता है, इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. अब इसने ऐसा क्यों कहा कि ये रिप्रोडक्शन के साथ सिनोनिमस है? क्यों? अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या होती है? एक सेल की होती है। एक सेल से मल्टीप्लाई होकर क्या वापस से एक सेल बनाएगी और वो जो पूरा होल एक सेल है वापस न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल या फिर इंक्रीज इन द मास। तो
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या हैं, सिनोनिमस हैं एक दूसरे के. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the uses of टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ये से कह रहा है कि अपन ने जब जाना है कि ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होती है या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास होती है, तो हम ऑलरेडी ग्रोथ को डिफाइन कर चुके हैं. लेकिन अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पर अपन कौन सा वर्ड प्रॉपर रहेगा, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्दर देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, जिनके अंदर रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती, जैसे कि म्यूल्स, खच्चर. स्टेराइल वर्कर बीज को देखो, बीज जो होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, मेल ड्रोन जिसे कहते हैं, फीमेल वर्कर बी और एक क्वीन. तो फीमेल वर्कर भी जो होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स के अंदर भी कुछ इनफर्टिलिटी डिजीज़ डिसफंक्शन हो जाता है. हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. अब क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है उसको भी अपन डिफाइनिंग करेक्टर नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि उसमें भी एक्सेप्शन आ गए. किसका एक्सेप्शन? म्यूल्स का, स्टेराइल वर्कर बीज का या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का. लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि वो रेप्लिकेट भी नहीं कर पाते हैं. नॉन लिविंग है, ये करेक्टर तो लिविंग बीइंग का ही है ना, बट इसमें एक्सेप्शन है, इस वजह से हम इसको भी डिफाइनिंग करेक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे. अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ली है हमने लिविंग क्रिएचर्स की वो क्या है? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है आगे आएगा. वैसे सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर अकरिंग इन अ बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. अपन अपनी बॉडी में देखें, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उनके मोनोमर से वो बने हुए होते हैं. कुछ स्मॉल होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूलर होते हैं, कुछ लार्ज बिग साइज़ के होते हैं जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. और वो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, इनकी साइज़ डिफरेंट होता है और फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं. ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स का फंक्शन अपनी बॉडी में अलग अलग होता है और वो बनते भी रहते हैं और डैमेज भी होते रहते हैं. तो ये जो कन्वर्जन्स है केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, वही क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. अभी मैंने वही कहा कि अपनी बॉडी के अंदर भी लिविंग क्रिएचर्स या फिर कोई सी भी लिविंग एनिमल, लिविंग बॉडी ऑर्गेनिजम्स को ले लें तो उनके अंदर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और सारे साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. बी देयर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर अमीबा फॉर एग्जांपल, तो अमीबा में क्या है? यूनिसेलुलर है लेकिन पूरे ऑर्गेनलीज तो प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसके अंदर सारे फंक्शंस तो हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है और ह्यूमंस में भी होता है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. सारे प्लांट्स, एनिमल या फिर फंजाई या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ले लो, उनमें भी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. अब इसने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी क्या? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. टोटल जो रिएक्शंस अपनी बॉडी में चल रही हैं उनका जो सम टोटल है वही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है. No non-living object exhibits metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. And isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living.
Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are non-living things but surely living reactions. अब ये क्या कह रहा है कि अपन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको अपन बाहर सेल फ्री सिस्टम के अंदर भी करके देख सकते हैं. कोई सी भी रिएक्शन है जो अपनी बॉडी के अंदर हो रही है उसको अपन सेल फ्री सिस्टम के अंदर भी, सेल फ्री मतलब आउटसाइड दी सेल अपन उसको परफॉर्म कर सकते हैं. और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं अगर उनको आइसोलेट करते हैं अपन, टेस्ट ट्यूब वगैरह में करते हैं, तो वहाँ पर अपन को ना तो लिविंग मानेंगे ना नॉन लिविंग मानेंगे, वो तो सिंपली रिएक्शन कहलाएगी. तो हैंस मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करेक्टर हुआ या नहीं हुआ. अगर अपन ने ग्रोथ देखा, ग्रोथ में एक्सेप्शन प्रेजेंट था, रिप्रोडक्शन उसमें भी एक्सेप्शन प्रेजेंट था, तो वो दोनों डिफाइनिंग करेक्टर नहीं थे. लेकिन मेटाबॉलिज्म को देखो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती ही है. तो जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एक्सेप्शन. Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life forms. और cellular organization है बॉडी का वो भी एक defining feature है life forms का. different life forms देखे अपन ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमंस तक जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense the environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एबिलिटी भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि जो अपनी सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट है, उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं. कैसे अपन रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को. स्टिमुलाई मतलब रिएक्शन है ना. कोई सा भी अगर अपन को बाहर ठंडा पानी रखा हुआ है, उस ठंडे पानी के अपन ने हाथ लगाया तो अपन को फील हुआ कि वो ठंडा पानी है, कैसा ठंडा पानी है. तो अपन ने जैसे ही सिग्नल्स अपनी रिएक्शन, वो जो रिएक्शन है उस एक्शन का जो अपनी बॉडी में रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ और डायरेक्ट अपने माइंड में गया, वैसे ही क्विक रिस्पॉन्स आया कि ये कैसा है, ठंडा पानी है. वी सेंस आर एनवायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स. अपनी बॉडी अपन ऑर्गन्स, अपनी जो बॉडी है जिसमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनसे अपन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के जो रिएक्शंस, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई है या फिर वो है उससे हम क्या करते हैं, उनको फील कर सकते हैं. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा. और प्लांट्स क्या हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. वो भी ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग सिस्टम, लिविंग प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसमें भी. तो वो भी क्या होता है, अपना जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करता है. कैसे, अगर अपन ने पानी नहीं डाला तो सूख गया, वो सूखते क्या है, विल्टिंग आ गई प्लांट में. रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, आउटर एनवायरनमेंट को कर रहा है. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, हाई टेम्परेचर है, समर्स का टाइम चल रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो सूख जाएगा, लीव्स ब्राउन हो जाएगी. तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है. All organisms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes, can sense and respond to environmental clues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स ले लो या फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक्स भी ले लो, वो क्या है, एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं. फॉर जैसे कि फोटो पीरियड है, वो भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है. कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं. सीजनल ब्रीडर्स मतलब जिनका रिप्रोडक्शन एक सीज़न में ही होता है, जैसे कि फ्रॉग का रिप्रोडक्शन कब होता है, बारिश के टाइम पे. तो वो क्या कहलाएंगे, सीजनल ब्रीडर्स कहलाएंगे. वैसे ही कुछ टेम्परेचर से, कुछ सनलाइट से अफेक्ट होता है. तो सनलाइट से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ब्रीडिंग प्रोसेस में, वो क्या कहलाएंगे, फोटो पीरियड से अफेक्ट होने वाले सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं. बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी.
All organisms, therefore, are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, that is, has self consciousness. अब यहाँ पर बात किसकी आ गई? कॉन्शियसनेस की. कॉन्शियसनेस की क्या होता है? हाँ, तो सारे जो एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब को पता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट रिएक्शंस के प्रति. लेकिन सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे होते हैं जो सेल्फ अवेयर होते हैं, खुद के बारे में अवेयर होते हैं. खुद को जुकाम हुआ तो अपन को पता लगता है कि हमको जुकाम हो रहा है. वी आर अवेयर ऑफ दैट. इफ़ वी हैव एनी डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, वी आर अवेयर ऑफ दैट कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है. इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस therefore becomes the defining property of living organisms. इसीलिए ही तो कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. When it comes to human beings, it is all the more difficult to define living state. लेकिन जब ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो हम और ज़्यादा अपन को कठिन होता है, हार्ड होता है क्या? लिविंग स्टेट को डिफाइन करना. क्यों? We observe patients lying in coma in hospitals virtually, supported by machines which replace heart and lungs. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हार्ट काम करना, एक ऑर्गन, बॉडी का एक ऑर्गन काम करना बंद कर जाता है, या फिर लंग्स काम करना बंद कर जाते हैं. वो क्या होता है? कोमा में चल जाते हैं. और किससे कनेक्ट कर दी जाते हैं? मशीन्स के थ्रू कनेक्ट कर दी जाते हैं. तो अपन उनको क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो जब ह्यूमंस की बात आती है तो अपन वी कैन नॉट इवन डिसाइड विच इज़ द, वी कैन नॉट डिफाइन लिविंग स्टेट with respect to human beings. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living. जब कोई पेशेंट है वो कोमा में चल जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो उसके चांसेस कितने होते हैं वापस रिटर्न होने के? इट्स अप्रॉक्स 50%. 50% भी बहुत कम केसेस में हो पाते हैं. लेकिन अगर जिसका ब्रेन डेड हो जाता है वो तो डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाता है. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि वो क्या होता है, सिर्फ ह्यूमंस में ही ऐसी एबिलिटी होती है. इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस. हायर क्लासेस में, आगे क्लासेस में अपन को पता चलेगा कि जो लिविंग फिनोमेना जितना भी हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन की, एक टिश्यू की वजह से नहीं हो रहा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम. इंट्रैक्शन, मेन वर्ड क्या है? इंट्रैक्शन. Properties of tissues are not present in the consequent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ जो हो रही है वो अगर आसपास के सेल नहीं है उसके पास, या टिश्यू कैसे बनाता है? सेल से तो मिलके बना होता है. अगर इसमें एक दो मतलब सेल्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो न्यू सेल्स फॉर्म होने लग जाते हैं. अगर वो प्रोसेस नहीं चल रहा हो तो टिश्यू का फंक्शन होगा? नहीं होगा. क्यों? उसकी प्रॉपर्टी ही तब डिफाइन होगी जब इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उसके साथ और टिश्यूज़ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं. टिश्यूज़ मिलके ही तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle. अब एक सेल के अंदर कितनी ऑर्गेनेलीज होती हैं? सेल स्ट्रक्चर, इसी में आगे चैप्टर में सेल एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सेल्स क्या होते हैं और सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं. तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम्स होते हैं. अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ले लें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आपको लगता है कि वो काम करेगा? सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं करेगा. क्यों? जब उसके साथ उसको जो कंसिस्ट कर रहे हैं, उसको जो कंपोज कर रहे हैं, उस टिश्यू को जो कंपोज कर रहे हैं, उस ऑर्गेनली को जो कंपोज कर रहे हैं, वो सारे इंट्रैक्शन में वर्क नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा.
These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. यही इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, एक इमर्जेंट इसकी एक प्रॉपर्टी फॉर्म कर लेते हैं, फिर उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं कहाँ पर, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मीन्स ह्यूमंस के अंदर मान लो या तो फिर This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. कॉम्प्लेक्सिटी, अब इसमें वर्ड आया हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स. ये क्या होता है, ऑर्गन्स के लेवल पे जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. सबसे पहले सेल है, बहुत सारे सेल्स फॉर्म करके क्या करते हैं, टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके टिश्यू सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम्स फॉर्म करके क्या बना रहे, एक ऑर्गन बना रहे हैं. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स लेवल पे हम पहुंचते जा रहे हैं. देयरफॉर ये ऐसा बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलते हैं, इवॉल्विंग बोलते हैं, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स बोलते हैं. क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है उनमें, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट हो रहे हैं. धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो ह्यूमंस में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होंगे, उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब उसमें तो क्या है, ये इवॉल्व है, अपन इवॉल्व कर रहे हैं. सेल्फ रेगुलेटिंग भी है, क्यों, क्योंकि ऑर्गन्स जो हैं सब कोऑर्डिनेटेड वे में रह के अपनी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees. अगर पहले की बात की जाए तो ह्यूमंस जब नहीं आए थे तो फर्स्ट अर्थ पे कौन आया था, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्या है वो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. तो वहाँ से आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और एल्गीज आने लगे, फंजाइज का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स आने लगे, फिर उसके बाद ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ. ये जो है, ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. इसने क्या बोला, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन सब से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब इंटर रिलेटेड हैं. किससे, जेनेटिक मटेरियल से. जैसे कि अगर अपन ह्यूमन हायरार्की में देख लें कि कोई छोटा बच्चा होता है, फिर उसके पापा के बाद दादाजी, यहाँ से क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ डीएनए. ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये क्या है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा टोटली ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन सम वेरिंग डिग्रीज मतलब कुछ हद तक, मीन्स किसी में 50% हो रहा है, किसी में 80% हो रहा है, डिग्रीज अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है. ठीक है. अब आया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. अपने आसपास क्या है, बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स हैं, या फिर प्लांट्स को देख लो, इंसेक्ट, बर्ड्स, या फिर अपन जो पेट डॉग्स भी पालते हैं, पेट्स भी अपन पालते हैं. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो अपन को नेक्ड आई से नहीं दिखते. अगर अपन माइक्रोस्कोप को देखें तो उसमें दिख जाएंगे, जैसे कि कर्ड के अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, बट अपन देख पाते हैं उनको नहीं. अगर अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वी कैन सी दैट. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. ये क्या बता रहा है, ये चीज़ जो पैरा है कि आपको पढ़ने से क्या पता लग रहा है, ये डाइवर्सिटी की बात कर रहा है. कि जैसे अपन अपनी रेंज बढ़ाएंगे, मान लो अपना घर का एरिया है, घर की कॉलोनी है, अगर अपन उससे थोड़ा वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स प्रेजेंट होंगे वो हो सकता है
कि अपन थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया में जाएं, अपनी सिटी से लेके मान लो अपन नेक्स्ट सिटी में जाएं, तो वहाँ पर कुछ और ऑर्गेनिज्म उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो अडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ पर। तो ये किसकी बात कर रहा है? डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज़। तो अगर अपन डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हों, क्या चीज़, डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हों। तो ये क्या बोल रहा है कि ईच स्पीशीज़ या फिर ईच प्लांट या फिर ईच एनिमल, अपने आसपास देखते हैं अपन बहुत सारी वीड्स उग रही है, वीड्स हो रही हैं, तो वो जो वीड्स हैं या फिर कोई दूसरा प्लांट है तो वो किसको, सिर्फ एक स्पीशीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एक स्पीशीज़ को। हो सकता है उसके जैसी सिमिलर कोई और हो रही हो, लेकिन वो देखने में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो बट स्पीशीज़ डिफरेंट हो, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर दोनों में डिफरेंट हो। ठीक है। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This referred to biodiversity or the number and type of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. Total number of species कितनी है अपने अर्थ पर? 1.7 to 1.8 मिलियन। मैंने जब स्टार्टिंग में लेक्चर पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि 1 मिलियन से अबाव है, तो इतनी तो शायद तक कि प्लांट्स की बात कर रहा है। और ये किसको रेफर, इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी को, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो किस पे, अर्थ पे प्रेजेंट है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that the plants and animals in our own area by their local names. वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं, और अपन तो किसका नाम जानते हैं? वी नो ओनली द लोकल नेम्स जो अपने आसपास प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट्स की वैरायटीज़ देख लो, नीम, पीपल, ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिल जाता है ये तो ट्रीज़ में आता है ना, अशोका का पेड़। एनिमल्स में देख लो, एनिमल्स में भी बहुत सारे वेल नोन है अपन को। सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अब एक ही एनिमल का अगर पूरे वर्ल्ड में सेम नाम होगा तो अपन को ईजी होगा किसको, उसको याद करने में, उसको जानने में और नेक्स्ट जनरेशन को बताने में, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is describing correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. अब nomenclature के बाद nomenclature का मतलब क्या होगा? Naming। और ये possible कब होगा? जब अपन उस organism को जानते होंगे। तो क्या ज़रूरी है उसके लिए? Identification. In order to facilitate this study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. स्टडी को और इजी करने के लिए जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक प्रोसीजर असाइन किया, क्या? ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने का, और वो किसको हो? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बायोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिस्ट कौन? जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, बायोलॉजी जो स्टडी करते हैं, तो वो जो है उनको एक्सेप्टेबल हो, है ना। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेमिंग की जाती है वो बेस्ड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पे की जाती है कि कौन कौन से करेक्टर्स समय कॉमन है। अपन क्लासीफाई भी तो करते हैं उनको स्पीशीज़ के बेसिस पे, जीनस लेवल पे, और कॉमन करेक्टर्स के बेसिस पे मेनली। और ये सब कहाँ पर होता है? ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज़ हैं ये कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। ये जो फुल फॉर्म है ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? Animals taxonomists have evolved International Code for Zoological Nomenclature ICZN। ये तो सिंपल है, वहाँ
प्लांट्स के लिए है तो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल्स को इंग्लिश साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ एनिमल्स। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। और साइंटिफिक नेमिंग जो होती है ये इंश्योर करती है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो है सिर्फ एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। They also ensure that such a name has not been used for any other organism। और वो यहाँ तक कि ये भी इंश्योर करते हैं कि वो जो सेम नेम हो वो कोई और ऑर्गेनिज्म का नहीं रखा गया हो। ठीक है, अब यहाँ तक रिवाइज करो। पहले तो इसको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है कि जो सेंटेंस है वो होता बहुत कंसाइज है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है मीन्स उसका जो मीनिंग होता है वो बहुत डीप होता है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को कोरिलेट करते हुए चलना पड़ता है। तो बी सेफ एंड हेल्दी इन कोरोना टाइम। थैंक यू।